सोचिए, भारत 30,000 करोड़ रुपए सिर्फ एक खुफिया नेवल बेस बनाने में क्यों लगा रहा है। क्या ये हिंद महासागर में चीन के बढ़ते दबदबे का कोई जवाब है? क्योंकि देखिए, चीन आज भारत को चारों तरफ से घेर रहा है। और जो भारत का सबसे बड़ा तुरुप का इक्का था, मलक्का स्ट्रेट, वो अब चीन की कमजोरी नहीं रहा। तो चलिए समझते हैं कि ये पूरा खेल आखिर बदला कैसे है। सवाल ये है कि कोई भी देश खुद को ऐसा कैसे बना सकता है कि उसे हराना नामुमकिन हो जाए। यही वो सवाल है जो भारत के सबसे बड़े और सबसे खुफिया मिलिट्री प्रोजेक्ट के सेंटर में है। ये कहानी सिर्फ एक बेस की नहीं है, ये कहानी है स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी की आखिरी गारंटी की। तो कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी सच्चाई से जो अब बदल चुकी है। कई सालों तक इस रणनीतिक शतरंज के खेल में भारत का पलड़ा भारी था, लेकिन चीन ने खेल के नियम ही बदल दिए हैं और अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को अपनी ताकत बनाने का एक रास्ता खोज निकाला है। देखिए, दशकों तक चीन की किस्मत काफी हद तक भारत के हाथों में थी। वजह, ये पतला सा समुद्री रास्ता, मलक्का स्ट्रेट, ये चीन की इकोनॉमिक लाइफलाइन थी। सोचकर देखिए, एक ऐसा रास्ता जहां से उसका 80% तेल और लगभग सारा समुद्री व्यापार गुजरता हो। भारत अगर चाहता तो यहां एक ब्लॉकेड लगाकर बीजिंग की अर्थव्यवस्था की सांसें रोक सकता था। इसी को कहते थे मलक्का डिलेमा। और फिर 2020 में हुआ गलवान का संघर्ष। ये सिर्फ एक बॉर्डर की झड़प नहीं थी, ये चीन के लिए एक इल्हाम था। जब भारत ने जवाब में मलक्का के पास अपनी नेवी को तैनात किया, तो बीजिंग को अपनी दुखती रग का एहसास हुआ। संदेश साफ था, ये कमजोरी अब और नहीं चलेगी। तो चीन ने इसका जवाब कैसे दिया? अपनी कमजोरी पर रोने के बजाय उन्होंने एक ऐसा मास्टर प्लान बनाया जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। पहला कदम, सीपैक, यानी चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो उन्हें अरब सागर तक सीधा रास्ता देता है। फिर म्यांमार में एक नया पोर्ट और पाइपलाइन बनाई जो मलक्का को पूरी तरह से बाईपास कर जाती है। इसके साथ ही रूस और सेंट्रल एशिया से जमीन के रास्ते नई गैस और तेल पाइपलाइनें बिछाईं। और सबसे बड़ा दाव, ग्रीन एनर्जी। चीन अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों और सोलर पावर में दुनिया का लीडर बन रहा है, ताकि भविष्य में उसे तेल की जरूरत ही कम पड़े। नतीजा, मलक्का की दुविधा अब इतिहास बन चुकी है। तो समंदर में अपनी नब्ज को सुरक्षित करने के बाद चीन ने अपना पूरा ध्यान एक दूसरे मोर्चे पर लगाया, हिमालय। यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की एक ऐसी दौड़ शुरू हुई जिसमें चीन पहले से ही मीलों आगे था। अब जरा जमीन की हकीकत को समझते हैं। चीन ने तिब्बत के पठार पर मानो एयरबेस का एक जाल बिछा दिया है। और ये कोई आम एयरबेस नहीं है, ये हर मौसम में काम करते हैं। चाहे बर्फ गिरे या तूफान आए, इनके पास मजबूत रनवे और गर्म हैंगर्स हैं। ऐसा नहीं है कि भारत पीछे है, हमने भी न्यूमा जैसे शानदार बेस बनाए हैं। लेकिन कड़वी सच्चाई ये है कि सर्दियों में हमारे कई हवाई अड्डे बंद हो जाते हैं। सोचिए, -40 डिग्री सेल्सियस में जब मशीनों की ताकत 30% तक कम हो जाती है, तब आपका सबसे बड़ा दुश्मन सिर्फ चीन नहीं होता, बल्कि मौसम खुद बन जाता है। 1700 किलोमीटर, ये कोई आम सड़क का नंबर नहीं है। ये वो नई रेलवे लाइनें हैं जो चीन ने सिर्फ 5 साल में अपनी सरहद के पास बिछाई हैं। ये सिर्फ ट्रेनें चलाने के लिए नहीं है, ये एक लॉजिस्टिक नर्वस सिस्टम है। इसका मतलब है कि चीन सिर्फ 36 घंटों में हजारों सैनिकों को बॉर्डर पर पहुंचा सकता है। ये स्पीड गेम चेंजर है। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि भारत चुप बैठा है, बिल्कुल नहीं। सेला टनल जैसी परियोजनाएं जो तवांग को हर मौसम में कनेक्टिविटी देती हैं, और अटल टनल, ये सब गेम चेंजर रहे हैं। दर्जनों नई बॉर्डर सड़कें पूरी हो चुकी हैं। कोशिश बहुत बड़ी है, लेकिन हकीकत यही है कि हम अभी भी पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। चीन एक पठार पर निर्माण कर रहा है, जबकि भारत को पहाड़ काटने पड़ रहे हैं। यहाँ तो फिजिक्स ही बराबरी पर नहीं है। तो जमीन पर चीन ने खुद को मजबूत कर लिया। अब अगला मोर्चा कौन सा होगा? जाहिर है, हिंद महासागर। एक ऐसा विशाल इलाका जहां नेवी का गैप लगातार बढ़ता जा रहा है। इसे समझिए एक जियोपॉलिटिकल शतरंज की बिसात की तरह, जो खुले समंदर पर खेली जा रही है। चीन अपनी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रैटेजी को अंजाम दे रहा है, जिसमें पाकिस्तान से लेकर जिबूती तक पोर्ट्स की एक चेन बनाकर एक परमानेंट नेवल प्रेजेंस बनाना है। और इसका मुकाबला करने के लिए भारत की अपनी डायमंड नेकलेस स्ट्रैटेजी है, जो इस घेराबंदी को तोड़ने के लिए अपनी पार्टनरशिप का नेटवर्क बना रही है। लेकिन यहाँ एक कड़वी सच्चाई है। जब बात आती है नंबर्स की, तो पलड़ा चीन की तरफ भारी है। एक बड़ा बेड़ा, ज्यादा पनडुब्बियां और एक बहुत बड़ी प्रोडक्शन कैपेसिटी। एक लंबी लड़ाई में ये इंडस्ट्रियल ताकत उन्हें लगभग अनलिमिटेड स्टैमिना देती है। तो एक बार फिर से देखते हैं, मलक्का वाला फायदा अब नहीं रहा।
हिमालय में लॉजिस्टिक्स की दौड़ में चीन आगे है और समंदर में भी उसकी ताकत बढ़ रही है। मतलब पुराने सारे नियम टूट चुके थे। अब भारत को एक ऐसे तुरुप के इक्के की जरूरत थी जिससे कोई काट न सके। और वो तुरुप का इक्का आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव के पास दुनिया की नजरों से छिपकर तैयार हो रहा है। ये है भारत का छिपा हुआ इक्का, INS वर्षा का समुद्री किला। ये भारत का आज तक का सबसे महंगा नेवल प्रोजेक्ट है। लागत लगभग 30,000 करोड़ रुपए। ये इतनी बड़ी रकम है कि इससे कई चंद्रयान मिशन हो सकते हैं। ये आंकड़ा ही अपने आप में बताता है कि ये बेस भारत की सुरक्षा के लिए कितना कितना ज्यादा जरूरी है। तो आखिर ऐसा क्या है इस बेस में जो इसे इतना खास बनाता है? पहली बात, ये पूरी तरह से खुफिया और जमीन के नीचे है। इसे खास तौर पर न्यूक्लियर सबमरीन के लिए बनाया गया है। इसमें ऐसी अंडर वाटर सुरंगें हैं जिनसे पनडुब्बियां सैटेलाइट की नज़र में आए बिना सीधे गहरे समुद्र में निकल सकती हैं। मतलब एक अभेद्य किला। यहाँ पर 12 न्यूक्लियर पनडुब्बियां रह सकती हैं और पास में ही भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर होने से इनकी मरम्मत और फ्यूल भरना बेहद तेज हो जाता है। लेकिन ये इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक बेस के लिए नहीं है। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी को ताकत देने के लिए है जो किसी भी देश के लिए एक आखिरी बीमा पॉलिसी की तरह होती है। ये है गारंटीड तबाही का ठंडा और सख्त तर्क। देखिए, भारत की ऑफिशियल न्यूक्लियर पॉलिसी एकदम साफ है। हम पहले हमला नहीं करेंगे। ये हमारी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा लेकिन है। अगर भारत या उसकी सेनाओं पर कहीं भी कोई न्यूक्लियर हमला होता है तो जवाब में एक जबरदस्त जवाबी कार्रवाई होगी और इसका मकसद होगा ऐसी तबाही मचाना जिसे दुश्मन झेल ना सके। इस शब्द पर ध्यान दीजिए, जबरदस्त, बराबर नहीं या थोड़ा बहुत नहीं, जबरदस्त। मगर आप जवाबी हमले की गारंटी देंगे कैसे? खासकर तब जब दुश्मन अचानक हमला करके आपके जमीनी मिसाइल और एयरबेस को तबाह कर दे। यहीं पर एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट आता है, सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। इसका सीधा सा मतलब है पहला हमला झेलने के बाद भी एक भयानक जवाबी हमला करने की ताकत। चलिए इसे एक कहानी की तरह समझते हैं। मान लीजिए सबसे बुरा होता है, दुश्मन अचानक पहला हमला करता है और भारत के सारे जमीनी परमाणु ठिकाने नष्ट कर देता है। खेल खत्म? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि समुद्र की गहराइयों में एक भारतीय न्यूक्लियर सबमरीन चुपचाप इंतजार कर रही है, जिसके बारे में दुश्मन को पता ही नहीं है। वो सतह पर आती है और जवाबी हमला करती है। यही है गारंटीड जवाबी कार्रवाई। ये ताकत ही दुश्मन के लिए पहला हमला करने को एक आत्मघाती कदम बना देती है। और ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, ये हकीकत है। भारत की K4 मिसाइल जो इन सबमरीन से लॉन्च होती है, उसकी रेंज 3,500 किलोमीटर है। इसका मतलब है बंगाल की खाड़ी में छिपी एक पनडुब्बी चीन के बड़े बड़े शहरों और सैनिक ठिकानों को निशाना बना सकती है और दुश्मन को ये कभी नहीं पता होगा कि वो पनडुब्बी आखिर है कहाँ। तो सबसे जरूरी बात यह है, असली हथियार सिर्फ मिसाइल या पनडुब्बी नहीं है। असली हथियार है न्यूक्लियर अनसर्टेनिटी, मतलब अनिश्चितता। एक दुश्मन कभी भी 100% यकीन से नहीं कह सकता कि उसने भारत की जवाबी हमला करने की सारी ताकत को खत्म कर दिया है। और यही शक पहला हमला करने को एक ऐसा जुआ बना देता है जिसे कोई खेलना नहीं चाहेगा। तो आखिर में INS वर्षा और भारत की न्यूक्लियर सबमरीन फ्लीट का मकसद कोई जंग जीतना नहीं है, बल्कि इसका मकसद भारत के खिलाफ जंग शुरू करने की सोच को ही खत्म कर देना है। ये अपनी ताकत से पावर बैलेंस को बनाए रखने और जंग को टालने की एक कोशिश है। और ये हमें एक बहुत ही गहरे और शायद कुछ हद तक परेशान करने वाले सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या आज की इस दुनिया में गारंटीड शांति पाने का रास्ता गारंटीड तबाही से होकर ही गुजरता है? इस सवाल का जवाब शायद आसान नहीं है।